नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है, खबर का चैप्टर विस्तार से खुलता है और न्यूज का इकलौता फैमिली शो है, क्योंकि खबर उस अंदाज में है कि आपको क्या, आपके बच्चों को भी समझ भी आएगी और पसंद भी आएगी। तो बिना वक्त गवाए सबसे पहले अटेंडेंस और फिर आज की पाठशाला। पाठशाला में आज आपके लिए क्या लेकर आया हूं? क्या हर शुक्रवार को मोदी योगी का टेस्ट होगा? देश के मुसलमान आज ओवैसी से सवाल करेंगे। अग्निपथ पर हर सवाल का जवाब सीधे आर्मी जनरल देंगे, इसलिए जुड़े रहिएगा आज पाठशाला में। सेना भर्ती पर हर बवाल खत्म कर देने वाला चैप्टर लेकर आया हूं। इसके अलावा मोदी वो करने वाले हैं जो 538 साल कोई नहीं कर पाया। क्या है वो काम, ये भी पाठशाला में बताऊंगा। लेकिन पाठशाला की शुरुआत शुक्रवार या पत्थरवार के चैप्टर से। एक दौर था कि शुक्रवार का मतलब होता था, लोग पूछते थे अरे फ्राइडे आ गया, कौन सी फिल्म रिलीज होने वाली। शुक्रवार की पहचान वो हुआ करती थी। आजकल शुक्रवार को ऐसी हिंसक घटनाएं होती हैं कि आपने भी पिछली बार व्हाट्सएप मैसेज में शायद फॉरवर्डेड मैसेज पढ़ा होगा कि भारत में अब जो दिन है वो ऐसे हो गए हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और पत्थरवार। और अब लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या इस देश में हर शुक्रवार यही होगा कि पुलिस को पत्थरबाजों से निपटने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी? क्या हर शुक्रवार को यही होगा कि पुलिस का सारा बंदोबस्त पत्थरबाजी और हिंसा को रोकने में लग जाएगा? क्या हर शुक्रवार को पुलिस को एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी? गलियों में या गली गली में ड्रोन उड़ाने पड़ेंगे? धारा 144 लगानी पड़ेगी? क्या हर शुक्रवार को देश की पुलिस का टेस्ट होगा कि वो हिंसा होने से रोक पा रही है कि नहीं? क्या हर शुक्रवार से पहले लोग ये सवाल करेंगे कि इस शुक्रवार को क्या होगा? क्या हर शुक्रवार को आम जनता सड़कों पर जाने से डरेगी, मस्जिदों के पास से गुजरने से डरेगी जहां लोग नमाज पढ़ने जा रहे होंगे, आम सड़कों से गुजरने से डरेगी कि कहीं वो पथराव हो और उसके बीच में फंस ना जाएं? ये लोगों के मन में डर आएगा क्या शुक्रवार को? ये सवाल इसलिए है क्योंकि पिछले 2 शुक्रवार से इस देश में हिंसा का एक पैटर्न बन गया है। जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन होता है और इस प्रदर्शन में पत्थर चलाए जाते हैं और फिर हिंसा होती है। 3 जून को शुक्रवार के दिन कानपुर में हिंसा हुई थी, वहां जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी हुई। इसके बाद दूसरे शुक्रवार यानी 10 जून को यह हिंसा यूपी समेत कई और राज्यों में हुई। प्रयागराज में पथराव और हिंसा हुई, रांची में पथराव और हिंसा हुई, बंगाल में हुआ और अब कल तीसरा शुक्रवार है, जिसकी वजह से पुलिस को एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ रही है, पुलिस को एक्स्ट्रा अलर्ट होना पड़ रहा है। आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीरें दिखाता हूं। गोरखपुर में पुलिस ने बकायदा फ्लैग मार्च किया है और मॉक ड्रिल किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे अगर भीड़ आ जाए तो आंसू गैस के गोले छोड़ने हैं, क्या करना है, इसका मॉक ड्रिल हो रहा है। थोड़ा सा कम है क्योंकि शुक्रवार है और जुमे की नमाज होगी। मैं तो मुस्लिम भाइयों से पूछता हूं कि क्या आपको ये अच्छा लग रहा है ये सब देखकर कि क्या शुक्रवार की पहचान बन रही है, जुमे की नमाज की क्या पहचान बन रही है कि आप ऊपर वाले की इबादत करने के लिए जाएं और उससे लोगों को डर लगने लग जाए, उससे प्रशासन को तैयारी करनी पड़ जाए? क्या ये आपको देखकर अच्छा लग रहा है कि ये पहचान बन रही है जुमे की नमाज की? यूपी पुलिस के अफसर और जवान हाथ में बंदूक लेकर रबर बुलेट से निशाना लगाते दिख रहे हैं। मॉक ड्रिल के दौरान एक तरफ यूपी पुलिस के जवान खड़े थे, दूसरी तरफ डेमो प्रदर्शनकारी। पुलिस ने उनकी तरफ रबर बुलेट से फायर भी किया। एक बार जरा तस्वीरें फुल फ्रेम में दिखाई। सबने पहले हवा का रुख देखा और उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक 2-in-1 सेल फायर किया है, जो आगे जाने के बाद तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ डमी प्रोटेस्टर्स खड़े किए गए हैं, दूसरी तरफ पुलिस तैयारी कर रही है कि अगर ऐसे हालात बने तो कैसे निपटना है।
जिस प्रयागराज में पिछले शुक्रवार को बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, वहां का भी हाल आपको दिखाना चाहता हूं। किस तरह से पुलिस की तैयारी है आप देखिए। रैपिड एक्शन फोर्स लगानी पड़ी है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। आप सोच रहे हैं कोई सुनकर यकीन नहीं करेगा कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कल जुमे की नमाज होगी और उसके बाद पता नहीं क्या हो जाए। एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको उस प्रयागराज की दिखाता हूं जहां पिछले शुक्रवार हिंसा हो गई थी। इस वक्त मैं प्रयागराज के अटाला चौक के पास मौजूद हूं और पिछले जुमे के दिन यहीं पर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। यहाँ पे कुल लगभग 7 मस्जिद हैं और इन्हीं मस्जिदों से बाहर निकलकर जो दंगाई थे उन्होंने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की थी। लेकिन इस बार किसी तरह की कोई चूक न रह जाए, इसके लिए यहाँ पर जो पुलिस की भारी इंतजाम फोर्स की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आरपीएफ के साथ साथ पीएससी के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही लगभग 1500 जो फोर्स है वो उसे तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टीयर्स गैस के साथ साथ जो आरपीएफ के जो जवान हैं वो मुस्तैद हैं, साथ ही हेलमेट है इनके साथ साथ और जो प्रोटेक्शन के जो सामान होते हैं वो उनके साजो सामान के साथ ये लैस हैं। इसके साथ ही जो इस अटाला चौक की जो बाहर की जितनी भी गलियां हैं उसे एक तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है। हर आने जाने वाले पर निगाहबानी की जा रही है। मतलब साफ है कि इस बार किसी तरह की कोई चूक न रह जाए, लिहाजा इस बार जो पुलिस फोर्स है उसे तैनात कर दिया गया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, जरा तैनाती देख रहे हैं कि किस तरह की तैयारी करनी पड़ रही है क्योंकि कल शुक्रवार है, कल जुमा है। संख्या देखिए कि प्रशासन को तैयारी करने में कितना बल लगाना पड़ रहा है कि पता नहीं क्या होगा। आपको मथुरा की तस्वीर दिखाता हूं। सिर्फ गोरखपुर और प्रयागराज की बात नहीं है, मथुरा में भी धारा 144 लगा दी गई है। लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। जो संदिग्ध हैं उन पर निगरानी भी रखी जा रही है। हालात ना बिगड़े इसके लिए पुलिस ने धर्मगुरुओं से भी बातचीत की है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट को लेकर भी पुलिस निगरानी रख रही है। आगरा में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की मौजूदगी में संवेदनशील इलाकों में मार्च हुआ है। ड्रोन से संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। आगरा की तस्वीर, यूपी के अमरोहा की तस्वीर देखिए, वहां भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। यह अमरोहा की तस्वीर है। उत्तर प्रदेश में जगहें बदल सकती हैं, लेकिन पुलिस ने जो तैयारी की है उसकी तस्वीर बहुत ज्यादा अलग नहीं है। कल के लिए यूपी पुलिस ने बड़ी तैयारी की है। अलग अलग जिलों में पीएसी की कुल 132 कंपनियां तैनात की गई हैं। सीएपीएफ की 10 कंपनियां तैनात की गई हैं। जिन जिलों में विरोध की आशंका है वहां अतिरिक्त पुलिस बल लगा दिया गया है। जोन और रेंज स्तर पर पीएसी और पुलिस बल भी उपलब्ध रहेगा। धर्मगुरुओं और पीस कमेटी के मेंबर के साथ संवाद किया गया है। चौकी इंचार्ज डिजिटल वॉलंटियर्स की भी मदद ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पश्चिमी यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर, बदायूं, संभल, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़ और आगरा पर पैनी नजर है। सहारनपुर में पिछले जुमे की नमाज के बाद उपद्रव हुआ था। वहां इस बार नमाज घरों पर अदा करने की अपील की गई है कि घर पर ही नमाज पढ़ लीजिए। यह अपील जामा मस्जिद की तरफ से की गई। अब यह पत्थरबाजों को सोचना है कि वो क्या करेंगे, क्योंकि यूपी पुलिस तो एक्शन के लिए तैयार है। यूपी पुलिस के एडीजी क्या बता रहे हैं तैयारियों को लेकर, एक बार सुन लीजिए। पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर कार्रवाई की जा रही है। किसी भी धर्म के विषय में अमर्यादित टिप्पणी करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है और इस पे हम कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि जो एफर्ट्स हमारे फील्ड के पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने किया है उस आधार पे कल का दिन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। देखिए, ये मुस्लिम समुदाय को भी सोचना होगा कि इस तरह की स्थिति क्यों आ गई, क्यों जुमे की नमाज से पहले इस तरह की तैयारी करनी पड़ रही है। और उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो मुस्लिम समुदाय को भड़काते हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी हों, मौलाना तौकीर रजा हों, जमीयत के नेता हों, दूसरे मुस्लिम धर्मगुरु हों, ये लोग माहौल को शांत करने की बजाय उन लोगों को का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट समर्थन करते हैं, जो सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, जो हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्ति पर चले बुलडोजर का विरोध करते हैं, जो हिंसा के आरोपियों को मासूम और पीड़ित बताने लगते हैं। इससे आरोपियों में मैसेज चला जाता है कि मुस्लिम समुदाय उनके साथ खड़ा है, मुस्लिम समुदाय के नेता उनके साथ खड़े हैं, कुछ होगा तो ये लोग देखेंगे, हमारे लिए आवाज उठाएंगे।
जबकि ऐसा नहीं है कि आम मुस्लिम इस हिंसा का कभी समर्थन नहीं करेगा। वो नहीं चाहेगा कि जुमे की नमाज पहले के पहरे में हो, पुलिस के पहरे में। वो नहीं चाहेगा कि इस तरह से उसके धर्म की बदनामी हो। लेकिन ये कुछ लोग, कुछ नेता, पत्थरबाज, ये सब मिलकर माहौल ऐसा बना देते हैं। जवाब तो सबको देना पड़ता है ना भाई, बदनामी सबकी होती है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप अगर इसमें शामिल नहीं हैं और सोचते हैं आपके धर्म की बदनामी है, तो जो पत्थर फेंकता पकड़ा जाए या दिख जाए, पेट्रोल बम फेंकता दिख जाए, पहचानते हैं उसको, कॉलर से पकड़िए, लेके जाइए पुलिस के पास और अरेस्ट करो इसको, ये बदनामी करा रहा है। तब जाकर मैसेज जाएगा कि देखिए ये सब नहीं चाहते कि ऐसा हो। इतना सब होने के बावजूद मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग मान भी नहीं रहे। वो लगातार प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं। सुनिए एक बार तौकीर रजा। हिंदूवादी संगठनों के और हुकूमत के दिल में जो जुमे का डर बैठ गया है, वो जुमे का डर निकालने के लिए, और हम ये दिखा भी देंगे और साबित भी कर देंगे कि रसूल आज़म की मोहब्बत में जो लोग जुमे को निकलने वाले थे, इतवार को भी उसी जोश, उसी जज्बे के साथ निकले। अब ये क्या तर्क हुआ कि ठीक है जुमे को नहीं निकलेंगे तो इतवार को निकल आएंगे? अरे भैया, सवाल ये कि निकलिएगा क्यों, किस बात के लिए निकलना है? पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, एफआईआर हो गई है, आपकी अपनी दलील है, दूसरे की दूसरी दलील है। आप ये हर जुमे नहीं तो संडे को निकले, क्या करना क्या है निकल के? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और जब माहौल खराब है तब क्यों निकलना है? पहले ही आपको दिख रहा है कि 2 बार से 3 बार से ये सब चल रहा है, तो ये करना क्यों है आपको? भीड़ नहीं संभलेगी तो ये भाई साहब जिम्मेदारी लेंगे उसकी। आपको याद है जब रामनवमी पर देश के कुछ हिस्सों में हिंसा भड़की थी और हुआ कि भाई रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी, उस पर पथराव हुआ, ओवैसी लोग तुरंत आ गए। अरे पथराव इधर से शुरू हुआ था, उधर से तो रिटेलिएट हुआ। तब ओवैसी ने क्या कहा था कि मस्जिदों और दरगाहों पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगने चाहिए। एक बार सुनिए वो बयान, याद दिलाता हूं। अब जिस किसी मजहब का जुलूस निकलेगा, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर हाई रेजोल्यूट सीसीटीवी कैमरे लगाओ, और उसको जब जुलूस जाएगा उसको फेसबुक पे लाइव टेलीकास्ट करना, ताकि दुनिया को मालूम हो जाना कि पत्थर कौन फेंका। समझे ना? असदुद्दीन अवैसी बोले तो बोलते नहीं, तुम तो अपने लोगों की तारीफ की बात करेंगे, मगर जब कैमरा दिखाएगा कि चेहरा कुछ और है, पत्थर कोई और फेंक रहा है, तो कैमरा तो कोई मजहब का नहीं होता है ना। रामनवमी के जुलूस के वक्त भी बहुत कैमरे घूमे थे जिन्होंने दिखाया था कि कैसे जो जुलूस निकाल रहे थे वो पत्थर खाकर और शीशे की बोतलें उन पर फेंकी जा रही थी तो भाग रहे थे। लेकिन इनको तो एजेंडा चलाना है, तो इन्होंने कह दिया वहां सीसीटीवी लगाओ तब दिखता सच। अब लगवाओ सीसीटीवी। अब क्यों नहीं लगवाते सीसीटीवी? अब क्या जुमे की नमाज में भी हिंदू जो है वो शामिल होकर पत्थर फेंकवा रहा है क्या? वहां पढ़ने के लिए नमाज क्या हिंदू चला जा रहा है क्या? वहां भी 2 पक्ष हैं क्या? अब लगवाइए। कह रहे हैं सीसीटीवी किसी धर्म का नहीं होता। सही बात है, लगवाइए ना भाई, दिखाइए पत्थर किधर से चले, पत्थर दिखाइए लोगों को, पत्थरबाजों का असली चेहरा दिखाइए। यूपी में बुलडोजर से एक्शन को गैरकानूनी बताते हुए जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। आज उस पर सुनवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार भी कर दिया। योगी सरकार से 3 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल किया कि क्या अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कानून के तहत की गई। प्रयागराज और कानपुर नगर निगम की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने इस पर जवाब दिया कि कानून के तहत कार्रवाई हुई है। अवैध निर्माण को गिराने का नोटिस अगस्त 2020 का दिया जा चुका था। याचिका में अतिक्रमण हटाने की 3 घटनाओं का जिक्र किया गया है। तीनों केस में नोटिस हिंसा भड़काने की तारीख से बहुत पहले दे दिया गया था। जिस संपत्ति पर अतिक्रमण किया गया था वो काफी महंगी थी, तो ये वो लोग नहीं हैं जो कोर्ट नहीं जा सकते। भाई सीधी सी बात है, वहां जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला तो जिन पर चला वो नहीं गए कोर्ट, दौड़े दौड़े दूसरे लोग गए।
चलिए मान लिया वहां लोग गरीब थे। यहां जिसका घर टूटा वो तो 2 मंजिला इमारत थी, पैसे की कोई कमी थी? नोटिस आया था तो तभी कोर्ट चले जाना था, क्योंकि वहां तो कोर्ट में सबूत रखा जा रहा है कि 2020 का नोटिस था। 3 जून को जुमे के बाद कानपुर में हुई हिंसा पर पुलिस और प्रशासन के एक्शन के बाद अब बुलडोजर चलने की तैयारी है। कानपुर जिला प्रशासन ने हिंसा के आरोपियों की लिस्ट नगर निगम को भेज दी है। लिस्ट में शामिल सभी उपद्रवियों की संपत्तियों की जांच की जा रही है। हाउस टैक्स, पानी टैक्स, ये सब चेक किया जा रहा है कि जमा किया है या नहीं किया है। घर का निर्माण नियमों के मुताबिक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर इसमें कुछ भी नियमों के खिलाफ पाया जाता है तो उपद्रवियों की संपत्तियों पर एक्शन लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट चले जाइएगा तो बुलडोजर रुक जाएगा, यह उत्तर प्रदेश में अभी तक तो नहीं हुआ। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड आरोपी जफर हयात हाशमी के हॉस्टल पर भी बुलडोजर चलने की तैयारी है। कानपुर के काका देव में हाशमी के एक हॉस्टल पर नोटिस लगा दिया गया है। 30 जून तक जवाब दिया जाए, यह कह दिया गया है। प्रशासन के मुताबिक बिना नक्शा पास कराए यह हॉस्टल बनाया गया। पिछले शुक्रवार को रांची में काफी हिंसा भड़की थी। पिछली बार से सबक लेते हुए इस बार रांची पुलिस भी काफी तैयारी कर रही है। रांची की सड़कों पर आरएएफ की 2 कंपनियों ने फ्लैग मार्च किया। दंगे से कैसे निपटना है इसकी पूरी तैयारी दिखाई। हाथ में बंदूक लेकर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने प्रदर्शन किया। आरएएफ जवानों के हाथ में एक बैनर भी था जिसमें यह चेतावनी थी कि आपका ये भीड़ लगा कानून के खिलाफ है, जल्द से जल्द तितर बितर हो जाएं वरना कानूनी कार्रवाई हो। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक रांची में कल और जुलूस निकालने की तैयारी की जा रही है, जिसमें सिर्फ महिलाएं होंगी और जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन की आशंका है। भाई मुख्यमंत्री साहब तो कह रहे थे कि तैश में कर दिया। पिछले जुमे से लेकर इस जुमे तक तैश कम नहीं हुआ कि यह तैयारी करनी पड़ रही है। तो आज जो शुक्रवार को हो रहा है उसके बारे में आपको बता दिया। अब देखिए कल क्या होता है। अब चैप्टर खोलेंगे जो देश में अग्निपथ स्कीम को लेकर हंगामा हो रहा है उसका, और हमारे साथ जनरल वीके सिंह जुड़ेंगे जो इस पर जवाब देंगे। सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के विरोध में आज देश भर में हिंसक प्रदर्शन हुए। अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतरे। बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगहों पर सड़कों को जाम किया गया। कहीं ट्रेन में आग लगा दी गई तो कहीं सड़कों पर टायर जला दिए गए। कई जगह विरोध के नाम पर पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने थे। ये सब करने वाले ये कह रहे थे कि वो सेना में जाने वाले लोग हैं। सेना में जाने वाला ये तो नहीं कर सकता। आपका विरोध हो सकता है, आपकी नाराजगी हो सकती है, लेकिन प्रदर्शन का ये तरीका ये हो सकता है बैनर पोस्टर लेकर, लेकिन आग लगाने वाला, आगजनी करने वाला सेना में जाएगा। अरे भाई आपका खुद का कैरेक्टर सर्टिफिकेट खराब हो जाएगा, एफआईआर हो गई तो। हिंसा की तस्वीरें सबसे ज्यादा बिहार से आई। बिहार के गोपालगंज में प्रदर्शनकारियों ने स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में आग लगा दी। पूरी की पूरी ट्रेन जलती रही। छपरा में भी प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन की कई बोगीज को जला दिया। सड़कों पर खड़ी बसेस में तोड़फोड़ की। बिहार के सहरसा और सिवान में रेलवे ट्रैक को जाम किया गया। ट्रेन में तोड़फोड़ की गई। बक्सर में ट्रेन पर पथराव हुआ जिससे ट्रेन के शीशे टूट गए। जहानाबाद में ट्रेन रोकी गई। नवादा में सड़क पर टायर जलाकर विरोध किया गया। गया में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की और सड़क को जाम कर दिया। बिहार के आरा में प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। ये सारी चीजें आज दिन भर हुई। बिहार के अलावा हरियाणा में भी बड़ी संख्या में युवाओं ने अग्निपथ योजना का विरोध किया। हरियाणा के पलवल में प्रदर्शनकारियों ने डीसी ऑफिस पर पत्थरबाजी की। कई गाड़ियों में आग लगा दी और सड़कों पर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को गोली तक चलानी पड़ी। हालात को देखते हुए मोबाइल इंटरनेट को अगले 24 घंटे के लिए बंद करना पड़ा। एसएमएस सेवा भी सस्पेंड कर दी गई। पलवल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अग्निवीर योजना पर सवाल उठाने वाले लोग सबसे ज्यादा ये पूछ रहे हैं कि 4 साल बाद अग्निवीर करेंगे क्या। सरकार ने आज सिलसिलेवार तरीके से इसके जवाब भी दिए। सरकार ने कहा कि 4 में से 1 अग्निवीर को पक्की नौकरी मिलेगी। बड़ी कंपनियों में नियुक्ति के अवसर होंगे। दूसरे लोगों की तुलना में नौकरी के बेहतर विकल्प होंगे। 24 साल में जीवन में सेटल होने का मौका मिलेगा। पुलिस भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। पैरामिलिट्री फोर्सेज और असम राइफल्स में प्राथमिकता मिलेगी।
21 से 24 साल की उम्र में 7-8 लाख की सेविंग होगी। इसके साथ 12 लाख की अतिरिक्त जमा पूंजी भी होगी। सरकार के सिलसिलेवार जवाब के बाद भी कुछ आशंकाएं। प्रदर्शनकारियों के मन में आशंका है कि अग्निपथ योजना से युवाओं के लिए नौकरी के अवसर कम हो जाएंगे क्या? सरकार की दलील है कि आर्म फोर्सेज में 3 गुना ज्यादा भर्ती होगी। जनरल वीके सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं थोड़ी देर में, उनसे भी इन सवालों के जवाब लेंगे। हालांकि सरकार ने यह भी कहा कि आशंका है कि अग्निपथ योजना से आर्म फोर्स कमजोर होगी। सरकार का कहना है कि अमेरिका और इजराइल जैसे देशों में पहले से 4 साल वाली योजना है। 4 साल बाद सर्वश्रेष्ठ अग्निवीरों को आगे का मौका मिल जाएगा। ऐसी भी बातें कही जा रही हैं कि भारतीय सेना में अभी रेजिमेंटल व्यवस्था है। अग्निपथ योजना में से रेजिमेंटल बॉन्डिंग प्रभावित होगी। सरकार का कहना है कि रेजिमेंटल सिस्टम में कोई बदलाव किया ही नहीं गया है। सर्वश्रेष्ठ अग्निवीरों से यह और ज्यादा मजबूत होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अग्निपथ योजना का ऐलान किया था। उसके बाद से कई राज्यों ने यह कहा कि वो पुलिस और सरकारी नौकरी में अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि वो पैरा मिलिट्री फोर्सेज में अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। यूपी सरकार ने ऐलान किया है कि पुलिस में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। एमपी सरकार ने भी पुलिस में तरजीह देने का ऐलान किया है। हरियाणा सरकार ने भी सरकारी नौकरी में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की बात कह दी है। इतने के बाद भी युवाओं के कुछ सवाल हैं जिसका जवाब अब भी क्लियर नहीं है। युवाओं का सवाल है कि सरकार ने पुरानी सारी नियुक्ति रोक दी है। जो पहले दूसरे राउंड की परीक्षा पास कर चुके हैं वो अब क्या करेंगे भाई? पिछले 2.5 साल से सेना में भर्ती नहीं हुई है। ऐसे में जो अग्निवीर के लिए तय उम्र सीमा में नहीं आते वो क्या करेंगे? एयरफोर्स में भर्ती के लिए एग्जाम हुआ, 1 साल से रिजल्ट नहीं आया, अब वो छात्र क्या करेंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब युवा ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर आपके मन में सवाल भी है ना, तो उस सवाल को सरकार तक पहुंचाने के लिए या तो हम लोग हैं जो हम कर रहे हैं, या तो सोशल मीडिया है, या सड़क पर शांतिपूर्ण विरोध जताने का तरीका है। ये आग लगा देने से आप ये क्लियर कर दे रहे हैं कि जिन लोगों ने आग लगाई वो सेना में जाने के लायक ही नहीं थे, क्योंकि सेना में जाने वाला ये काम नहीं कर सकता। सेना का एक आदमी देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और आप सोचते हैं कि आप ये करेंगे, हुड़दंगी करेंगे, जो सड़क पर आप कर रहे हैं इसको, इस भीड़ तंत्र को गुंडागर्दी कहा जाएगा, और उसके बाद आपको सेना में जगह मिलेगी, तो नहीं होगा। तो ये आप अपना नुकसान कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जनरल वीके सिंह जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जनरल वीके सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? आ रही आवाज। सर नमस्कार, पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि कुछ सवाल आपके सामने रखता जाऊं और आपसे बेहतर उनके जवाब कौन दे सकता है, ताकि युवाओं के मन में जो सवाल हैं उसका जवाब उनको मिल जाए। और पहला सवाल तो यही है कि अग्निपथ स्कीम देश के युवाओं को सेना में 4 साल की नौकरी देगी और फिर उन्हें बेरोजगार बनाकर छोड़ देगी। ये युवाओं के मन में सवाल उठ रहा है। ये सवाल मन में उठना नहीं चाहिए। उसका रीजन है, आपने 4 साल की नौकरी की, आपने अच्छा काम किया, आप उस 25% में आ सकते हैं जो आगे भी काम करेंगे। आपने 4 साल काम किया, आप उस 25% के अंदर नहीं आए। आप जब बाहर आए, गृह मंत्रालय ने कहा है कि आपको प्राथमिकता पर, वरीयता पर आपको सीएपीएफ के अंदर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि जितने उनके फोर्सेस हैं उसके अंदर लिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने भी यही कहा है कि हमें ट्रेंड लोगों की आवश्यकता है, हमको भी उधर लिया जाएगा। तो इसके बाद शक कहां पे बचता है? शक बचता है जब लोग बाग खबर ठीक तरह से नहीं देते, लोगों को गलत चीज बोलकर उकसाने की कोशिश करते। कोई बेरोजगार इनमें से नहीं रहेगा। मानकर चलिए, जिस दिन आप आर्मी की ट्रेनिंग करके निकलेंगे, आपको लेने के लिए लोगों की लाइन लग जाए। एक आवाज उठती रही है पहले कि सबको आर्मी की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। आप में से काफी लोगों ने ये उठाई है, और आज से नहीं, 30-40 साल से चल रही है ये आवाज।
आज आपको मौका दिया जा रहा है, आइए, क्या दिक्कत है? जब सबको ट्रेनिंग दी जा रही थी, अगर उस सिस्टम के अंदर अगर हम सबको ट्रेनिंग देते तो उसमें से भी बेरोजगार होते ना, या उनको ये जितनी पार्टियां बोल रही हैं उनको रोजगार दिला देती। ठीक है, तो आप कह रहे हैं एक तो सबको ट्रेनिंग मिलेगी, सेना का अनुशासन उनके अंदर आएगा, अनुभव आएगा, मानसिक तौर पर वो मजबूत बनेंगे जैसे सेना में लोग बनते हैं, और दूसरा बेरोजगार कोई नहीं रहेगा, ये आप गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि कई सरकारें भी इसमें आगे आएंगी, प्राथमिकता मिलेगी अग्निवीरों को। दूसरा सवाल जो लोगों के मन में है सर, जी जी, आपके माध्यम से मैं उन सब विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को कहना चाहूंगा, अरे आप भी एक कदम बढ़ाओ ना, अनाउंस करो। ये फालतू चीजें करने के बजाय कि हमारे प्रदेश के अंदर दंगे हो रहे, उपद्रव हो रहे, लोग बाग ट्रेन जला रहे हैं, आप अनाउंस करके तो देखो, अपने आप चीजें लोगों के समझ में आ जाएंगी। यहां भी सर वही वैट वाला हाल हो गया है कि बीजेपी की सरकारें जो हैं वो घटाएं और विपक्ष जो है उसके पेट्रोल की कीमत बताएगा वाला हिसाब चल रहा है। बिल्कुल। दूसरा सवाल यह है सर लोगों के मन में कि जिन युवाओं ने सेना भर्ती का मेडिकल और फिजिकल क्लियर किया हुआ है और उनकी उम्र 21-22 साल की हो गई है, वो कह रहे हैं उनके साथ धोखा है, और आज जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उसमें कई लोग ऐसे थे सर। बात आपकी मानता हूं, धोखा नहीं है। कोविड के कारण भर्ती बंद रही 2 साल, ना आपका कंट्रोल है, ना मेरा कंट्रोल है, ना आर्मी का कंट्रोल है। अब आपकी उम्र ज्यादा हो गई। विश्व के अंदर कोई देश ऐसा नहीं है जो अपने कानून तोड़ता है भर्ती। आप सेना में भर्ती हो रहे हैं, आप कुछ और करने के लिए भर्ती नहीं हो रहे। सेना में एक नियम है, एक एज है, उसी के ऊपर काम चलेगा। तो इसके अंदर धोखा कहां हुआ? आपको पता है, इन सबको पता था। 2 साल से सब लोग यही कह रहे थे, जी भर्ती खुलवाओ, भर्ती खुलवाओ, भर्ती खुलवाओ। कोविड के कारण नहीं खुली भर्ती, किसी का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं था। तो ये कहना कि जी अब इनको ले लो, कल वो कहेगा कि जी इनको क्यों ले रहे हो, मैं 25 साल का हो गया, मैंने भी पास किया था, मुझे भी लो। कोई अंत नहीं है। इसलिए नियम को फॉलो करना ही हर चीज के अंदर ठीक है। लेकिन सर इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मेडिकल और फिजिकल क्लियर था, और मान लीजिए वो अभी 21 साल के हों या 22 साल के हों, और वो ये पूछेंगे कि जब ये विकट परिस्थिति थी और मान लीजिए सरकार ने कहा कि इस विकट परिस्थिति में आप हमारा साथ दीजिए, सरकार ने जब कहा कि हम लॉकडाउन लगाएं, आप घर में रहिए, लोग रहे, जब सरकार ने कहा कि भाई आप महंगा पेट्रोल खरीदिए, अभी अर्थव्यवस्था ठीक करनी है, लोगों ने किया, तो वो कहेंगे जब हम विकट परिस्थिति में सरकार के साथ थे तो सरकार भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मान के हमारे लिए कुछ सोचे। तो उसके लिए सरकार से अपील की जा सकती है, गाड़ी नहीं जलाई जाती, ये आपकी बात, बसें नहीं जलाई जाती, उपद्रव नहीं किया जाता। आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए शांति के साथ मांगे, सरकार का ध्यान उस तरफ आकर्षित करें। मेरा पूरी उम्मीद है कि सरकार आपकी बात सुनेगी। लेकिन आप कहें नहीं जी मैं तो लाठी के बल पे करूंगा, कोई सरकार नहीं सुनती है। और सर जो लोग आग लगा रहे हैं वो तो वैसे भी फौज में नहीं जा सकते, फौज में जाने वाले का ये बर्ताव होता ही नहीं है, लेकिन चूंकि लोगों की आवाज बनने का हमारे पास मौका होता है, मेरी रिक्वेस्ट है सर आप सरकार तक ये बात जरूर पहुंचाइए कि जो लोग फिजिकल और मेडिकल क्लियर कर चुके थे उनके उस लॉट को कम से कम सरकार कंसीडर करे, एक बार इस पर विचार हो सर। तीसरा प्रश्न यह है सर लोगों का कि क्या अग्निवीरों को स्थायी सैनिकों की तरह शहादत या डिसेबिलिटी होने पर सुविधाएं नहीं मिलेंगी? जिस दिन वो फौज के अंदर आएंगे, जब तक वो फौज में रहेंगे, उनको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो सैनिक को मिलती। ये अपने दिमाग में से इस चीज का संशय, शक निकाल दें। जब तक वो रहेंगे, चाहे उनकी इंश्योरेंस हो, चाहे उनकी किसी कारण एक्शन के अंदर इंजरी होती है या और कुछ होता है, फौज का एक सिस्टम है, फौज करेगी आपकी देखभाल। फौज अबंडन नहीं करती है अपने लोगों को। अगला सवाल यह है सर कि क्या अग्निवीरों को स्किल ट्रेनिंग भी देगी सरकार, जिससे वो
4 साल की सर्विस के बाद भी कहीं और नौकरी पा सके। जैसे कुछ लोग तो मान लीजिए सेना ही एब्जॉर्ब कर लेगी 25% को, कुछ लोग जैसा आपने कहा कि सीएपीएफ में या राज्यों की पुलिस में या कहीं और एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। जो बाकी बच गए, अगर उनको कुछ स्किल ट्रेनिंग मिले और उनके पास ये व्यवस्था हो कि भाई हम फौज की ट्रेनिंग के बाद आए हैं, तो क्या उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा? सुशांत, जिस दिन वो फौज में आएंगे अपने आप उनकी बहुत सारी स्किल्स की ट्रेनिंग हो जाएगी। फौज में बहुत स्किल्स है। जब उनको सेना की तरफ से एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी मान्यता रहेगी। और हमारे पास अभी भी सैनिक आते हैं जो पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, वो पत्राचार कोर्स करते हैं, एग्जाम जाकर देते हैं और अपनी डिग्री पा लेते हैं। रुकावट कोई नहीं है, सिर्फ रुकावट है कि आपने यहां पे सब कुछ बंद कर दिया। आप सोच नहीं रहे, आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि मुझे फायदा क्या मिलेगा, मुझे क्या करना है। और फायदे की चीज मत सोचिए, देश की चीज सोचिए। ठीक है, यानी एक बार आप फौज में आए आपके लिए कई रास्ते खुलेंगे, आप कह रहे हैं। 5वां सवाल यह है सर कि अग्निवीरों को सर्विस के बाद कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब की गारंटी या आरक्षण जैसी कोई व्यवस्था मिलेगी? आरक्षण से जितना हम बाहर निकले उतना अच्छा है। आप काबिल हैं, आप ट्रेंड हैं, आप मोटिवेटेड हैं, कॉरपोरेट अपने आप आपको लेकर जाएगा। गारंटी की जरूरत नहीं है। सेना से निकला हुआ एक का सोना है जो तप तप कर सोना बनता है और उसको लेने के लिए बहुत लोग तैयार रहेंगे। उनको ऐसे अनुशासन वाला, ऐसी प्रेरणा वाला कोई नहीं मिलेगा। नहीं, जैसे लोगों के मन में सर ये प्रश्न है कि मान लीजिए कोई अग्निवीर आए मेरे चैनल में और कहे कि मैं सेना से ट्रेनिंग लेकर आया हूं, तो मैं उसको कहां कंज्यूम करूंगा, कहां उसको नौकरी दे पाऊंगा? आप उसको बताएंगे कि आप किस चीज में फिट हो सकता है। अगर वो उसकी शैक्षिक योग्यता है, आप उसको उस शैक्षिक योग्यता के अंदर लेंगे। शैक्षिक योग्यता नहीं है तो आप उसको दूसरे काम पर लेंगे। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। कोई सिर्फ 10वीं पास करके आया है तो आप उसको 10वीं पास वाला काम देंगे। उसको एक्सेप्टेबल है कि नहीं है वो दूसरी बात है, लेकिन काम की कमी नहीं है। आज देश में काम लोग बाग सिर्फ ये देखते हैं, सरकारी नौकरी ही उनको काम लगता है, वही रोजगार लगता है। बहुत काम है। जरा उन लोगों से पूछे, रेहड़ी पटरी वालों से, जो कि स्वनिधि का फायदा उठा रहे हैं, जो मुद्रा लोन का फायदा उठा रहे हैं, जो अपना बिजनेस खुद शुरू करते हैं। दुनिया भर का काम कर सकता है आदमी। और जो इनिशिएटिव फौज आपके अंदर भरती है, आपके पास पूरा आकाश है, कुछ भी आप कर सकते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा सर, जब चर्चा हुई कि 21, 22 या 25 साल की उम्र आते आते तक अगर आपके पास सैलरी में से भी आप बचा रहे हैं तो कुछ लाख वहां बचेंगे, और 12 लाख रुपए अगर आपके अकाउंट में है तो आप अपना कुछ रोजगार भी शुरू कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं आप। देखिए, 12 लाख जो है आपको टैक्स फ्री मिल रहा है, कोई टैक्स नहीं है उसके ऊपर। आपका जो पैसा है जो आपको आपके मंथली सैलरी के हिसाब से मिलता है, उसमें से बहुत पैसा बचेगा। आप सारा पैसा तो नहीं खर्च करोगे, ठीक है, आप कुछ पैसा अपने घर भेजना चाहते हो, उसके बाद भी बचेगा। तो ये एक धारणा कि जी हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, वो गलत है। कुछ लोगों ने यह भी पूछा सर कि सेना की भर्ती के लिए एक सिस्टम पहले से बना हुआ था, फिर सरकार को यह अग्निपथ स्कीम लाने की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार को इमरजेंसी कमीशन लाने की क्या जरूरत थी? 1961 में कुछ हो रहा था? उन लोगों की तो ट्रेनिंग सिर्फ 3 महीने की थी। उन्होंने विकट समय में बहुत अच्छा काम किया। यहां पे तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद क्या काम करेगा। मैं तो 3 महीने की ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं। हम शॉर्ट सर्विस कमीशन लाए, 9 महीने की ट्रेनिंग थी। क्या उन्होंने अच्छा काम नहीं किया? अच्छा काम किया। तो ये एक मिथ्या चीज फैलाई जा रही है कि जी वो कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। ये
जो आपका सवाल है उसका सही उत्तर यही है कि उनके लिए सब तरह के चीजें मौजूद हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं अगर उठाना चाहें तो। जो नहीं उठाना चाहता उसका कोई इलाज नहीं। सर कुछ लोग ये भी तो पूछ ही रहे हैं कि अगर 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, 4 साल में छुट्टियां भी तो होंगी, तो वो कितना समर्पित हो पाएगा और इतनी ट्रेनिंग में क्या वो सेना की क्षमता पर नेगेटिव असर डालेगा क्या? सुशांत, हमारे सैनिक स्वेच्छा से आते हैं। हमारी आर्मी वॉलंटियर आर्मी है। हम जबरदस्ती किसी को नहीं लेते। आप इसका मतलब समझते होंगे साफ, बिल्कुल जी। किसी को नहीं लेते हम जबरदस्ती। अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से दुश्मन के सामने खड़ा होकर उसकी गोली खाता है, स्वेच्छा से। ये हमारी ताकत है। किसी भी युद्ध के अंदर हमारी सेना का कोई मुकाबला नहीं रहा। मैंने अनेक देशों की सेनाएं देखी हैं। हमारा सैनिक सबसे अच्छा है। उस अच्छाई में पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ तो कष्ट अपने आप को देना पड़ता है। तो ये जो आपने कहा वो उससे मैं सहमत नहीं हूं। नहीं, मैंने तो आपसे पूछा इसीलिए सर, क्योंकि आप तो फौज का नेतृत्व कर चुके हैं, आप बेहतर बता पाएंगे। लोग डिस्कशन में बहुत कुछ कहते थे। किसी ने एक तर्क ये भी दे दिया कि देखिए रूस में भी ऐसा सिस्टम है, और अभी देख लीजिए रूस यूक्रेन युद्ध में रूस का क्या हाल हो रहा है। रूस का सिस्टम कंस्क्रिप्ट आर्मी का है। हमारी आर्मी कंस्क्रिप्ट नहीं है और ना ही होगी। आज आपके पास भर्ती के लिए आप खड़ा कर दीजिए, एक वैकेंसी के लिए कम से कम 1000 लोग आते हैं। इतनी हमारे अंदर ताकत है। मेरे एक फौजी मित्र ने यह भी कहा सर कि जब ये पता होगा कि 25% ही सेना में एब्जॉर्ब होंगे, तो आप सोचिए कि सेना के लिए जो ये सेवाएं देंगे उसमें क्वालिटी कितनी बढ़ जाएगी। कंपटीशन जब होगा कि बेस्ट जो है वही अंदर रहेगा और बाकी जो है उनके लिए दूसरे विकल्प होंगे, तो कम उम्र के लोग यानी युवा एनर्जी आएगी और बेहतर परफॉर्म करने की ललक होगी उनके अंदर। ये भी एक पॉजिटिव है जो बहुत लोग नहीं देख रहे। बिल्कुल सुशांत, जब कंपटीशन होता अपने आप एक ललक होती कि मैं अच्छा करूं। ये हमारे दिमाग के अंदर भगवान ने डाला हुआ है। और आप कभी किसी को बिना बताए बोलिए कि स्टैंडिंग जंप कर दीजिए, और उसके साथ जो दूसरा खड़ा उसको बोलिए आप भी करिए, कुछ मत बोलिए, दूसरे वाला उससे ज्यादा कूदेगा, वो उससे अच्छा करना चाहता है। तो ये 25% जो होंगे, जो चुने जाएंगे, ये वाकई में उच्च क्वालिटी के होंगे। सही बात है सर। एक बात फिर ये भी है, जब हम आपको सुन रहे हैं, सरकार क्लैरिफिकेशन दे रही है, लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर सब कुछ अच्छा है तो फिर सड़क पर ये विरोध फिर क्यों हो रहा है? ये तो जिन नेताओं ने इनको बोला विरोध करने के लिए, उनसे पूछा जाए कौन कौन से। आप जहां पे विरोध हो रहा है उसकी तह में जाइएगा, आपको राजनीति मिलेगी। मैं आपसे, क्योंकि राजस्थान के अंदर हो रहे थे, मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा। और मैं हमारे जो सीनियर नेता हैं वहां पर, सचिन पायलट, उनसे पूछना चाहूंगा। उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी में ज्वाइन की। क्या टेरिटोरियल आर्मी में पेंशन होती है? टेरिटोरियल आर्मी में आप 1 महीने के लिए एनुअल कैंप पर आते हैं या 2 महीने के लिए एनुअल कैंप पर आते हैं, वापस चले जाते हैं अपनी नौकरी में। जब एम्बॉडीमेंट होता है टीए बटालियन का लंबे समय के लिए, तो आपकी नौकरी सुरक्षित रहती है। क्या उनके परफॉर्मेंस में कभी कोई गड़बड़ आई है? तो हम ये जो बातें जो है ना, कई बार ये जब मैं सुनता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है कि हम किस दिशा में चल रहे हैं। जब नेतृत्व गलत दिशा में लेके जाएगा लोगों को, तो देश कभी पनपेगा नहीं, आप किसी भी पार्टी के हो। तो सर आप ये कह रहे हैं ये जो ज्यादातर विरोध है ये प्रायोजित है? मुझे तो लगता है। नहीं तो आप बताइए मुझे, बिहार के अंदर ट्रेन जलाई गई, उनको क्या उस ट्रेन के अंदर तेल पड़ा मिला था क्या? कोई तो लेकर गया होगा ना जलाने के लिए। किसने दिया वो? किसने कहा कि आप जाके ट्रेन जला दो?
जो आदमी फौज में जाना चाहता है उसके दिमाग में ये चीज कभी नहीं आएगी कि मैंने ट्रेन जलानी। जो देश की के लिए काम करना चाहता है, देश के लिए जान देने को तैयार है, वो देश की प्रॉपर्टी को नहीं जलाएगा। एक चीज लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं सर कि क्या इसे पहले एक पायलट प्रोजेक्ट या ट्रायल बेसिस पर लागू करना ज्यादा बेहतर होता, इसका प्रभाव देखते फिर इसको परमानेंट करते? सुशांत, ऐसा है, कई बार हम हमेशा सोचने लगते हैं कि हर डिपार्टमेंट की हर चीज की चीज चलती है। राज्य सरकारें बहुत सी स्कीम्स निकालती हैं, क्या उनका पहले पायलट चलाती हैं? क्या सेना की बहुत स्कीम्स हैं, क्या हम उनका पायलट करते हैं? क्या हम स्कीम शुरू करते हैं, स्कीम को देखते हैं जमीन पे क्या उसमें आ रहा है, कोर्स करेक्शन करते हैं, चेक करते हैं कि इसको और कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, इसमें और वो चीजें जुड़ती चली जाती हैं। आप पहले पायलट करेंगे, उसके अंदर गलतियां ढूंढेंगे लोग बाग, उसके बाद आप कहेंगे नहीं जी ये तो फेल हो गया, अभी क्या डिमांड उठ रही है, ये इसको वापस करो, ताकि हम कह सकें कि नहीं ऑपोजिशन जीत गया। कोई पायलट की जरूरत नहीं है। हम जब इमरजेंसी कमीशन आया था या जब शॉर्ट सर्विस कमीशन आया था, पायलट हुआ था क्या? पहले 5 साल के लिए था शॉर्ट सर्विस कमीशन, उसके बाद उसको बढ़ाकर 10 साल किया गया। तो चीजें जैसे जैसे समय जाता है उसको देखकर उसके अंदर संशोधन होता है। मेरे फिर एग्जाम्पल दूंगा, मेरे फौजी मित्र से चर्चा हो रही थी और उसने ये भी बताया, उसका कहना था कि एक यूनिट में अगर 1000 सैनिक होते हैं और अगर ये अग्निवीर आएंगे भी तो एक यूनिट में 10 से 20 से 30 लोग होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, और उसमें से भी 25% अगर रिटेन हो रहे हैं तो आप सोचिए कि वो एक यूनिट पर कितना प्रभाव छोड़ देंगे, जो लोगों को लग रहा है कि भाई इससे फौज की क्वालिटी गिर जाएगी और ऐसी चीजें हो जाएंगी। और उसका ये भी कहना था कि इतनी बड़ी फौज है, उसमें कुछ चुनिंदा युद्धवीर आएंगे और वही लड़ने जाएंगे ट्रेनिंग के बाद, तो बाकी की फौज क्या बेकार बैठी है? आपकी बात सही है सुशांत। मैं एक चीज आपको बताता हूं, जब राष्ट्रीय राइफल बनी थी शुरू में, राष्ट्रीय राइफल की संरचना यह थी कि इसके अंदर सब यूनिट्स के लोग आते थे, बाद में रेजिमेंटेशन इसके अंदर आया। शुरू में सब लोग कहते थे काम नहीं कर सकते, अरे साहब एक फला यूनिट का आया है, एक आर्मर्ड कोर का आया है, एक आर्टिलरी का आया है, एक सिग्नल का आया, ये कैसे काम करेंगे? अच्छा काम कर रहे हैं ना, सब अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये कई चीजें ऐसी होती हैं जो भ्रांतियां होती हैं, ये हमको निकालना चाहिए। ये एक ये स्कीम जो है वो हमारे लिए देखने की जरूरत है कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको आगे ले जा सकते हैं। सर आखिर में 2 छोटे छोटे सवाल की, एक तो देश इससे क्या अचीव करेगा, और अगर जरूरत पड़ी तो सरकार जो ये स्कीम है इसमें आगे बदलाव भी कर सकती है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि आप युवा ले रहे हैं, आप युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं और एक अनुशासित आदमी को बाद में समाज में वापस भेज रहे हैं, और ये उसी डिमांड को पूरा करता है जो कि आप कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग की बात करते थे। दूसरी चीज, जब युवा आता है उसका जज्बा अलग होता है, उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा होती है। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती जाती है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ी कम होती है, आप सोच विचार ज्यादा करने लगते हैं। ये यूथ जो आएगा, ये मुझे लगता है एक नया खून है, नया जज्बा है, नया जोश है। ये कामयाबी के अंदर थोड़ा सा आपका एडिशन करेगा, तो सबको फायदा है। उसके बाद आप देखिए, ट्रेंड फोर्स 75% निकल के जा रहा है, पुलिस दलों में जाएगा, बीएसएफ में जाएगा, सीएपीएफ में जाएगा, दूसरी चीजों में जाएगा, कॉरपोरेट में जाएगा। आपको अनुशासित लोग मिलेंगे,
जो कि देश के लिए अच्छा है। देश के लिए अच्छा है और आप बता रहे हैं कि युवाओं के लिए भी अच्छा है, फौज के लिए भी अच्छा है। अब ये बात लोगों को जल्द समझ में आए तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने कोशिश की कि आपके ज़रिए लोगों तक तथ्य पहुँचें। बहुत सारी चीज़ों को उनकी को लेकर उनके पास जानकारी नहीं थी, वो जानकारी पहुँचे और सरकार भी जानकारी पहुँचाने के साथ साथ इन लोगों की अगर कुछ समस्याएं हैं तो उनको ज़रूर सुने और अगर संभव हो तो उस पर काम जरूर करें। यह भी जरूर निवेदन रहेगा। सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। धन्यवाद सुशांत, थैंक यू। पाठशाला में अब अगली क्लास का वक्त है और इसमें विस्तार से प्लास्टिक के उन सामानों का चैप्टर खोल रहा हूं जो 1 जुलाई से बंद होने वाले हैं। 1 जुलाई से आपको जूस के पैकेट के साथ वो जो स्ट्रॉ डाल के जूस पीते हैं वो स्ट्रॉ नहीं मिलेगा। आपको लस्सी के पैकेट के साथ स्ट्रॉ नहीं मिलेगी। आपको छाछ के पैकेट, कोल्ड ड्रिंक के पैक के लिए स्ट्रॉ नहीं मिलेगा। आपको नारियल पानी पीना है तो स्ट्रॉ नहीं मिलेगी, क्योंकि 1 जुलाई से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद होने जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है? मतलब कि जिसका जो ऐसा प्लास्टिक का सामान जिसे एक बार इस्तेमाल किया और फेंक दिया। आप स्ट्रॉ से एक बार पीते हैं और फिर फेंक देते हैं, वही चीज। और उससे क्या होता है? कचरा इकट्ठा होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन पहले भी लग चुका है, लेकिन पहले बैन था 50 माइक्रोन से कम थिकनेस यानी मोटाई वाले प्लास्टिक पर। इस बार 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है। मोदी सरकार ने 2021 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट में संशोधन किया। अमेंडमेंट के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया गया था। अगस्त 2021 में बैन लगाया गया, जो 1 जुलाई 2022 से प्रभावी हो जाएगा। अगस्त 2021 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट एक्ट के तहत 20 तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक की पहचान की गई थी, जिसमें स्ट्रॉ था। इसके अलावा प्लास्टिक का ग्लास हो गया, प्लास्टिक के जो जूस कप आते हैं, प्लास्टिक के झंडे, प्लास्टिक ईयरबड्स, बलून स्टिक, लॉलीपॉप स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, प्लास्टिक की चम्मच और कांटे, प्लास्टिक के प्लेट्स, इनविटेशन कार्ड, मिठाई के डिब्बे में लगने वाली जो पन्नी होती है, और प्लास्टिक के बैनर। ऐसे सभी प्लास्टिक आइटम्स पर 1 जुलाई से बैन लग जाएगा, जिनकी थिकनेस 100 माइक्रोन से कम है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी ने इस साल की शुरुआत में ही ऐसे प्लास्टिक के सामानों को बनाने वाले लोगों, दुकानदारों, स्ट्रीट वेंडर्स और जनरल पब्लिक को प्लास्टिक के उन सामानों के बारे में बता दिया था जिसे बैन किया जाएगा। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि अरे अचानक से 1 जुलाई से हो जाएगा, अब क्या करेंगे। पता सबको है, लेकिन इस फैसले से कंपनियां परेशान हो गई, क्योंकि कंपनियों के कई प्रोडक्ट उन छोटे पैकेट्स में आते हैं जिनके साथ स्ट्रॉ लगी होती है। भारत में स्ट्रॉ लगे हुए करीब 600 करोड़ पैकेट सालाना बिकते हैं। 40 से 46% पेय पदार्थ टेट्रा पैक में बिकते हैं। वो जो छोटा वाला पैक आता है या जो थोड़ा बड़ा आता है उसमें आते हैं, जिनमें स्ट्रॉ लगी हुई होती है। भारत में सॉफ्ट ड्रिंक्स का सालाना 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार है। स्ट्रॉ के साथ बिकने वाले पैकेट्स की हिस्सेदारी 790 करोड़ रुपए की है। स्ट्रॉ जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन से कंपनियों को 5,000 से 6,000 करोड़ के नुकसान की आशंका है। इसी आशंका से पार्ले, अमूल, डाबर, कोका कोला, पेप्सी जैसी कंपनियां सरकार से गुहार लगा रही हैं कि इस बैन को कुछ और समय के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। अमूल ने पीएमओ को लिखे लेटर में कहा है कि इस फैसले से दुनिया के सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर देश भारत के किसानों और दूध की खपत पर नेगेटिव असर पड़ेगा। प्लास्टिक स्ट्रॉ पर बैन को कुछ दिन आगे बढ़ाने से 10 करोड़ डेयरी किसानों को राहत मिलेगी और प्लास्टिक स्ट्रॉ का विकल्प खोजने के लिए और समय मिल जाएगा। प्लास्टिक स्ट्रॉ का विकल्प क्या हो सकता है? एक विकल्प कहा जा रहा है कि बैम्बू स्ट्रॉ हो सकता है, मतलब जो बांस से बना हुआ स्ट्रॉ आता है, वो 2 रुपए का एक आता है, तो महंगा हो गया। फिर है स्टील का स्ट्रॉ, ये 20 रुपए का एक मिलता है, जितने का आपका जूस नहीं होगा उससे ज्यादा का आपका स्ट्रॉ आ जाएगा। फिर है कॉपर का स्ट्रॉ, ये 30 रुपए में एक मिलता है। पेपर का स्ट्रॉ है, ये 1 रुपए में एक स्ट्रॉ मिलता है। बहुत सारे कामों के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल सिर्फ एक बार होता है, फिर उन्हें फेंक देते हैं। इस प्लास्टिक की कीमत बहुत कम होती है, लेकिन यह पर्यावरण को बहुत महंगा पड़ता है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर इसलिए बैन लगाया गया है कि यह पर्यावरण को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा था। अगर आप प्लास्टिक कचरे का आंकड़ा देखेंगे तो भारत में सालाना 35 लाख टन प्लास्टिक कचरा निकलता है।
भारत में रोजाना 25,940 टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। दुनिया में सालाना 30 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा जनरेट हो रहा है। दुनिया में प्रति मिनट 20 लाख सिंगल यूज प्लास्टिक बैग इस्तेमाल हो रहे हैं 1 मिनट के अंदर। इसमें सिर्फ 60% प्लास्टिक कचरा ही रिसाइकल हो पाता है। प्रति व्यक्ति प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करने में भारत किस नंबर पर है भाई? 2019 से 2021 के बीच भारत में प्रति व्यक्ति 5 किलो प्लास्टिक कचरा पैदा हुआ। ऑस्ट्रेलिया में प्रति व्यक्ति 59 किलो प्लास्टिक कचरा पैदा हुआ। अमेरिका में तो यह 53 किलो था। दक्षिण कोरिया में प्रति व्यक्ति 44 किलो कचरा पैदा किया। जापान में प्रति व्यक्ति 37 किलो कचरा जनरेट हुआ। सैकड़ों टन प्लास्टिक कचरा नालों, नदियों और समंदर तक जाता है। प्लास्टिक कचरा खाकर हर साल हजारों जानवरों की मौत होती है। प्लास्टिक कचरा पूरे पर्यावरण को तहस नहस कर देता है। इसीलिए हालांकि हमारे हिसाब से देखिएगा तो दुनिया के मुकाबले हम अब भी कम यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत में नरेंद्र मोदी सरकार जब से आई वो सफाई की बात करती थी, पर्यावरण बचाने की बात करती थी। इसलिए 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है। पाठशाला में अब वक्त है दिन भर के टॉप ब्रेकिंग वीडियोस का। पानी के बीच तैरता हांगकांग का ये शानदार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट अब इतिहास बन गया है। बरसों से पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा जंबो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट अब हटा दिया गया है। 1976 में खोले गए रेस्टोरेंट को नुकसान के चलते कंपनी ने बंद करने का फैसला लिया। क्वीन एलिजाबेथ और हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज जैसी प्रमुख हस्तियों की मेजबानी कर चुका ये रेस्टोरेंट कोविड के चलते बंद किया गया था, तब से ये खुल नहीं पाया। इस फैसले के पीछे मालिकों की मजबूरी ये है कि लागत के मुकाबले मुनाफा नहीं मिल पा रहा है और इसे दोबारा खोलने के लिए कोई इन्वेस्टर भी नहीं मिला। आखिरकार इसे हांगकांग के एबरडीन हार्बर से हटा दिया गया है। यानी हांगकांग का एक ऐतिहासिक संस्थान अब पर्यटकों के लिए बस याद बनकर रह गया है। अगर कोई व्यक्ति लाखों रुपए की नौकरी छोड़ दे तो आम बोलचाल में लोग उसे शायद गधा ही कहेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा करने वाला गधा ही हो, क्योंकि कर्नाटक के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ऐसा ही किया है। ये मंगलुरु के 42 साल के आईटी इंजीनियर श्रीनिवास गौड़ा हैं, जिन्होंने दूध का कारोबार करने के लिए दक्षिण कन्नड़ जिले के एक गांव में डंकी फार्म खोला है। श्रीनिवास गौड़ा ने बताया कि देश में गधों की घटती संख्या देखकर उन्होंने गधा पालन करने का प्लान बनाया। अब ये भी जान लीजिए कि श्रीनिवास ने इस तरह का कारोबार आखिर क्यों शुरू किया, क्योंकि गधे पालन कर जिस दूध का वो कारोबार कर रहे हैं उसके लिए 30 मिलीलीटर दूध के पैकेट की कीमत है 150 रुपए और ये दूध के पैकेट मॉल, दुकानों और सुपरमार्केट में ही उपलब्ध होंगे। 8 जून को खोले गए फार्म को पहले ही 17 लाख रुपए के ऑर्डर मिल चुके हैं। अब इतने बड़े प्लान वाले शख्स पर अगर कोई उंगली उठाता है तो उसे गधा ही कहा जाना चाहिए। असम में आसमान से बरसी आफत थमने का नाम नहीं ले रही है। गांव, शहर, कस्बे सब बाढ़ की चपेट में हैं। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए बारिश ने किस कदर तबाही मचाई है। ये तस्वीरें असम के उदलगुड़ी जिले की हैं, जहां नोवा नदी उफान पर है। तेज बहाव की वजह से सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं। अब बक्सा से आई इन तस्वीरों को भी देखिए। यहाँ बाढ़ के पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक ब्रिज ही टूट गया। सुबन खाता इलाके में बना ये ब्रिज बाढ़ के पानी में बह गया। असम में जिस तरह से बाढ़ से बर्बादी हो रही है, अगर ये जल्द ही नहीं थमती है तो नुकसान और भी ज्यादा हो सकता है। मेघालय से आई ये तस्वीरें डराने वाली हैं। यहाँ भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद सड़क ही पानी में बह गई, जिसके बाद हादसा हो गया। तस्वीरों में देखिए कैसे सड़क टूटने के बाद कई वाहन एक के ऊपर एक जा गिरे। पूर्वी जयंतिया हिल्स जिला पुलिस के मुताबिक लगातार भारी बारिश के कारण नेशनल हाईवे 6 पर सड़क के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हुए हैं। ऐसे में लोगों को इन रास्तों से न गुजरने की सलाह दी गई है। सिर्फ सड़क ही नहीं, आंधी तूफान और तेज बारिश ने मेघालय में आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त कर दिया है।
कई लोगों के मकान टूट चुके हैं। रेस्क्यू टीमें राहत और बचाव काम में जुटी हुई हैं।